जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। मैंने माना मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। धनी सारे सा नि सा दा मा दा रे रे गा रे सा, धनी सा रे गा रे गा मा गा रे गा रे, सा रे गा मा दा मा गा रे गा रे सा, धा नि सा रे गा मा दा मा गा रे सा नि सा धा नि सा रे। मैंने माना के कुछ नहीं गालिब, मैंने माना के कुछ नहीं गालिब। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, दिल नादां तुझे हुआ क्या, दिल नादां तुझे हुआ क्या।
अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। नमस्कार। मौसम चाहे कोई भी हो, सर्दी, गर्मी, जाड़ा या बरसात, किसी न किसी मौसम में हमें कोई ना कोई बीमारी अक्सर घेर लेती है। हम इन सभी तरह की बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। इस कोरोना महामारी के चलते कई लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से बीमारियों ने उनको घेर लिया। इस कोरोना काल में हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि रोग हमें कम से कम घेरे, इसके बारे में हमें बता रहे हैं डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र। मैं डॉक्टर ज्वाला प्रसाद मिश्र, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 15 बेड नगर, गोरखपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं। आज इस दूरदर्शन में इम्यूनिटी विषय पर, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में व्यक्ति को आयुर्वेद के बारे में जानना और योग के बारे में जानना पूर्ण रूप से आवश्यक है। आयुर्वेद योग दोनों को एक साथ प्रयोग करके शरीर की इम्यूनिटी को पूर्ण रूप से पूरी की जा सकती है। इसमें बिना समझे आयुर्वेद के डॉक्टर एवं योग प्रशिक्षक से पूर्ण रूप से योग और आयुर्वेद के विषय को समझ करके रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ाई जा सकती है। इसमें भारत सरकार आयुष विभाग, आयुष मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्धारित पूरे भारतवर्ष एवं उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें आयुष
5 विधा को मिला करके बनाया गया है, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, सिद्धा, उसका एक अंग आयुर्वेद है। आयुर्वेद के द्वारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हर व्यक्ति को प्रातः सूर्योदय से पहले समय से उठ कर अपनी नित्य दिनचर्या के उपरांत हर व्यक्ति को लगभग 45 मिनट सड़क पर खुले वातावरण में शांत मुद्रा में टहलना चाहिए, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हर व्यक्ति को प्रातः काल का जो नाश्ता होता है, इसमें अंकुरित चना है, मूंग है, इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ में सीजन के यदि फल हैं तो उनको भी लेकर के शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। यदि शरीर में योग किया जाना आवश्यक है, योग प्रशिक्षक के से सलाह लेकर के ही योग किया जाना चाहिए। आम धारणा है कि लोग योग अपने विचार से समझ करके योग करते हैं, लेकिन योग जो है चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। यदि आप चिकित्सक की सलाह से योग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो भी आर्गन हैं, फेफड़ा है, हृदय है, किडनी है, आँख है, आंत, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इनको योग के माध्यम से रीजनरेट किया जा सकता है। रीजनरेट का मतलब कि उनको अच्छी योग करके अच्छे तरीके से उनको सुदृढ़ या शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आयुर्वेद में हमारे उत्तर प्रदेश में 2350 अस्पताल आयुर्वेद विभाग के विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं। यदि इम्यूनिटी में हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार ने यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध कराई हैं, इन औषधियों को हर व्यक्ति को इस अस्पताल पर जा कर के आयुर्वेद की औषधियों को प्राप्त करके चिकित्सक की सलाह से उसका सेवन करना चाहिए। लोगों में एक आम धारणा है कि आयुर्वेद की दवा लंबे समय तक खाते रहते हैं, उसमें चिकित्सक की सलाह नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की दवा भी लंबे समय तक नहीं खानी जानी चाहिए। अब जो रिसर्चेज आ रही हैं उनको भी बीच में रोकने का विषय आ गया है कि आप लंबे समय तक दवा आयुर्वेद की नहीं खा सकते। यदि आप अधिक समय तक खाते हैं तो अनावश्यक शरीर में जाता है, वो शरीर के अंदर आकर के वो किसी न किसी तरह की विकृति करता है वो। इसलिए आयुर्वेद की दवा को भी लंबे समय तक नहीं खाया जाना चाहिए। व्यक्ति को हमारे मेडिकल कॉलेज हैं आयुर्वेद के, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के 8 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, तो वहाँ पर भी हर तरह के सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पर पंचकर्मा सेंटर है। पंचकर्मा सेंटर का मतलब ये है कि हमारे जो शरीर का एक कायाकल्प की एक विधा है, उस विधा के अंतर्गत एक उसका पंचकर्म करा करके व्यक्ति के शरीर के कायाकल्प पूर्ण रूप से सुदृढ़ कर दिया जाता है, जिससे कि उसके अंदर एक नई चेतना उत्पन्न होती है। उस चेतना के उपरांत यदि वो कोई भी दवा लेता है आयुर्वेद का, तो वो दवा ज़्यादा इफेक्टिव होती है। विशेष करके ये भारत सरकार ने विगत 2016 से इसमें काफ़ी बल दिया है। हमारे दक्षिण भारत में ज़्यादा इस विधा का प्रचलन है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष विभाग को काफ़ी सुदृढ़ता से और उस पर बल दिए हैं, जिससे कि आयुर्वेद के दवाओं का प्रयोग करके आदमी, हर व्यक्ति। अब इसमें कुछ मुख्य चीज़ें हैं। मुख्य चीज़ों का मतलब ये है, जैसे तुलसी है, तुलसी का सेवन जो है, बहुत लोग उसको काली मिर्च, अदरक और इसके साथ भी करने का विधान है,
लेकिन आजकल जो रिसर्च आ रही है, रिसर्च पर ये बोला जा रहा है कि आप एकल औषधियों का भी प्रयोग करें। एकल औषधियाँ मतलब केवल तुलसी पत्र का प्रयोग करें सुबह शाम, उसके साथ कोई भी न लें। यदि अदरक का आपको प्रयोग करना है तो अदरक भी एकल प्रयोग करें। यदि तीनों को मिला करके, जैसे अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी है, यदि इसको मिला करके आप काढ़ा तैयार करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो तीनों के प्रभाव से कुछ चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हैं। न्यूट्रलाइज होने का मतलब, चीज़ें न्यूट्रलाइज होती हैं, न्यूट्रलाइज होने का मतलब कि पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो आज का जो रिसर्च आ रहा है हमारे आयुर्वेद में एकल औषधियों के प्रयोग का, तो तुलसी का प्रयोग आप चाहे उसको काढ़े के रूप में या उसको चबा करके 5 से 10 पत्ती सुबह शाम का नियम है, 5 पत्ती सुबह 5 पत्ती शाम। गिलोय का एक पौधा होता है मार्केट में, वो चूर्ण के रूप में भी मिलता है। गिलोय का जो है वो इस कोरोना काल में जो औषधियाँ प्रयोग की जा रही थी उस में मुख्य है गिलोय। गिलोय जो है ये चूर्ण के रूप में मिलता है बाजार में, और इसका प्रयोग जो है 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। इसके साथ आंवला चूर्ण भी होता है। आंवला चूर्ण और गिलोय को मिला करके, यानी आधा चम्मच आंवला आधा चम्मच गिलोय। इसके तरीके अलग अलग हैं। गर्म पानी से भी सेवन किया जा सकता है, इसको काढ़ा बना करके भी सेवन किया जा सकता है। आंवला जो है वो इम्यूनिटी है, पूरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। शरीर के अंदर किसी भी विटामिन की कमी को आंवला जो है वो पूर्ण रूप से पूरा करता है। गिलोय जो है वो सारे आर्गन, शरीर के अंदर जितनी भी, एक तरह से कहा जाए कि गिलोय जो है वो हमारे एलोपैथ में एंटीबायोटिक का जो नाम दिया जाता है, इस तरह से हमारे आयुर्वेद में गिलोय जो है सारी बीमारियों पर बहुत अधिक काम करता है। गिलोय का प्रयोग प्रतिदिन किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को यदि त्वक विकार है, जैसे चमड़ी उमड़ी का रोग है, तो उनको 5 से 10 पत्ती जो है नीम की कोमल सुबह गुनगुना पानी से खा करके लगभग 3 सप्ताह तक, लगातार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पहले के रिसर्चेज के आधार पर अब नई रिसर्चेज आ रही हैं। 3 सप्ताह तक आप 5 से 10 पत्तियाँ प्रातः उसका सेवन करें। इससे जो है आपके ब्लड के अंदर जो भी दूषित चीज़ें हैं वो प्यूरिफाइड होती हैं, साफ होती हैं। साफ होने का मतलब यह है कि चमड़ी की जो भी बीमारियां होती हैं उसको इस नीम के पत्ती को सेवन करके, इसका तेल भी उपलब्ध है, मार्केट में मिलता है। यदि आपको स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा हो गया है, चकत्ते के रूप में है या स्किन के रेशेज बन गए हैं, तो उस पर नीम का तेल मार्केट में उपलब्ध है। उसको प्राप्त करके आप उसका लोकल स्तर पर लगाएं। लगाने से आपको त्वक की बीमारी नहीं होगी। और अब आपको लेकर के चलते हैं काव्य की रस भरी दुनिया में। मीठी बोली बानी यानी भोजपुरी भाषा पूर्वांचल ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने कोने में बोली जाती है। रविंद्र श्रीवास्तव, जुगानी भाई, इनकी भोजपुरी कविताएं भी मन को मिठास से भर देती हैं, विभोर कर देती हैं। आइए उनसे कविताएं सुनते हैं। ग्रियर्सन जौन संसार के सबसे बड़ी बोली भोजपुरी के लिखले बा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, आज हम वही बोली पर लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित बाटी। एहू से बड़ चीज़ ही बा कि ऋग्वेद से लेके आज तक न जाने कितनी लंबी यात्रा भोजपुरी अपने ढंग से कैले है। ओकर कुछ वानगी जोने का एक मुख्य सूत्र है कि जे एक छोट परिवेश में न जुड़ सके, जे अपने गांव गिराव घर दुआर के न हो सके, ते व्यापक परिवेश में कबो जुटी नहीं सकला, जुड़ी नहीं सकला। यही के आधार मानत गोरखपुर के ही केंद्र में रख के कुछ कविता आपके सामने। आप सभी जानते हैं कि राप्ती नदी जोन
गोरखपुर का एक तो जीवन धारा है, वो बहुत पहले से चल आवत बा। एक पहले अचिरावती कहल जात रहा है। शीर्षक है अचिरावती से राप्ती ले। शहर का एह दिन मान राप्ती, कई जुगे के शान राप्ती, अपने बचवन के करनी से लगल बने नवदान राप्ती। सबसे पहले धान का खेती, संस्कृत के सम्मान का खेती, आपन सज्जो लुटा लुटा के फैलौलस ई ज्ञान का खेती। यम नियम आ ध्यान का खेती, प्राणायाम उदान का खेती, कुंडलिनी के भान का खेती, सिद्ध खेचरी तान का खेती। सच में रहल महान राप्ती, जुगे जुगे के शान राप्ती, अपने बचवन के करने से लगल बने नवदान राप्ती। पाथर छाती फार चलल ई, जंगल बीचे झार चलल ई, बजनी बाजल जुग आपस में झंझा के ललकार चलल ई। गौतम गोरख और कबीरा, हारे अइले जग के पीरा, नहा नहा के एकरे पानी, गोरहर हो गईल फाग जोगीरा। लोक विधा के प्राण राप्ती, कैलस ना अभिमान राप्ती, अपने बचवन के करने से लगल बने नवदान राप्ती। पिप्पलिवन के मोरी होखें, राम ग्राम के कोली होखें, हुए पुरोधा शाक्य वंश के राजा भर की छत्री होखें। 57 बलिदान के खेला, बंधु सिंह हो जगत की बेला, लाल भैल कुल एकर पानी, कुर्बानी के हेली हेला। ना मंगलस प्रतिदान राप्ती, सब कर ले संज्ञान राप्ती, अपने बचवन के करनी से लगल बने नवदान राप्ती। प्रेमचंद जी के बारे में आप सभी जानत हैं। ज़्यादातर जो उनकर रचना गोरखपुर में बाटीन, हम वही के केंद्र मान के एक कविता के आपके सामने रखने की कोशिश कैले बाटीन। प्रेमचंद जी के बहाने हिम्मत उह जुटावे खातिर, झूठ के परत उठावे खातिर, कुर्सी कुर्सी नमक दरोगा, ओके सबक सिखावे खातिर, करनी के आपन फल पा जा, प्रेमचंद तू जल्दी आ जा। उक्क बिक्कबा ऊपर ना की, एहर ओहर बस ताका ताकी, जुठिया पतरी चाटत मिली हैं, अजुओ कितनी बूढ़ी काकी। हामिद के अगुआए खातिर, दादी हाथ बचावे खातिर, ई समाज जमुआइल छोड़े, चिमटा नया मंगावे खातिर, चूल्हा के मुंह जीभ सटा जा, प्रेमचंद तू जल्दी आ जा। जगही जगही होरी धनिया, ऊपर से कुछ नौका बनिया, लगल बा टोपी जोंक के चूसे, यह सब बनाई नौ की दुनिया, खतरा यह चेतावे खातिर, ऐसे देश बचावे खातिर, घटा टोप अन्हरिया बीचे, कोनो चांद उगावे खातिर, बनर बांट सब यहाँ उड़ा जा, प्रेमचंद तू कहीं से आ जा। लोक समस्या लोक के भाषा, बोल चाल के बोली होले, समझे खातिर अच्छा खासा, चूसक सजो भगावे खातिर, मेहनत के अखुआए खातिर, महाजनी कुल सोच सामने नई व्यवस्था लाए खातिर, खेत गांव के फिरो जगा जा, प्रेमचंद तू फिर से आ जा। कनिहौदी में हीरा मोती, झुरा गईल सब चीन्हल सोती, कंछा फेंके उहे कंपनी, बिछल गांव में मारे गोटी, बुधिया से बुड़वावे खातिर, भीखू भूख मिटावे खातिर, सूरदास के खजड़ी बाजे फिर से गांव सजावे खातिर, शिष्कारी के अर्थ बता जा, प्रेमचंद तू अब से आ जा। कनकौआ आ गुल्ली डंडा, देसी खेल या देसी झंडा, जरी से जरी जा सोच विदेशी, फरिया जा सब उनकर पंडा, ठाकुर कुआं हटावे खातिर, छुआ छूत मिटावे खातिर, नए किस्म के नया फिरिंगी, नीलही सोच भगावे खातिर, सूतल शेर के फिरो जगा जा, प्रेमचंद तू कैसो आ जा। एक आसरा ओहो मरल बा, कलम में कितना तेल भरल बा, पुरस्कार आ पद के ललचिन, ऐसन भुइयां इहो परल बा। रचना धर्म सिखावे खातिर, ऐना साफ दिखावे खातिर,
चाटुकार के कुर्सी फेरा, ऐसे कलम बचावे खातिर, देख के शीशा इहो लजा जा, प्रेमचंद तू अब तय आ जा। शीर्षक है मथेला है कविता के। कोनो बात जरूर है बाबू, जौने से मशहूर है बाबू, एक कटोरा के पेनी में बसल ई गोरखपुर है बाबू। ताजमहल न यहाँ किलाबा, न सिकवा न कहीं गिलाबा, कई सभ्यता परिछन कैलिन, जगही जगही ढूह टिलाबा। पेड़ के पतई बोलत पाइब, गीत के गठरी खोलत पाइब, कई किस्म के सोच हवा में, यहाँ उहाँ सब डोलत पाइब। यह यहाँ के लूर है बाबू, एक कटोरा के पेनी में बसल ई गोरखपुर है बाबू। संस्कृतियन के मानीला, नदी के माने जानीला, सजो किनारा जोड़े वाली धारा के पहचानीला। कुआं यहीं नदी बनेले, कुआं यहीं पर नदी बनेले, बान्हल पानी यहीं बहेले। इतिहासे के थुन्नी ऊपर, आस में तम्मू खूब तनेले। जियल अलग सऊर है बाबू, यह न गोरखपुर है बाबू। सबसे पहले धान का खेती, योगी जन के ध्यान का खेती। गौतम गोरख और कबीरा, कई तरह के ज्ञान का खेती। सिद्ध खेचरी मान का खेती, आसन प्राणायाम का खेती। खट चक्रण के बेधे वाली, कुंडलिनी के भान का खेती। नाचत एक मयूर है बाबू, यह न गोरखपुर है बाबू। बाढ़ के इहवा कचर धूमबा, कगजे पर सब चाम चूमबा। फूल के ऊपर पत्ता वाली, खेते खेते उगल घूमबा। आपन खेती बांधे धैलें, चूंटा आके चीनी खैलें। नह में जितना माटी आइल, नहे में जितना माटी आइल, बस वही से काम चलौलें। वैसे तो सब सूर है बाबू, यह न गोरखपुर है बाबू। मच्छर कीड़ा पीरा बीचे, सड़की बाग सब खाले ऊंचे। बनल शिकारी कई बीमारी घिसनी घींचे। लोग हजारन मरत यहाँ बा, पेट काल के कहाँ भरत बा। जापानी एक लुत्ती आइल, धधा धधा के बरत यहाँ बा। पूर्व के ई नूर है बाबू, यह न गोरखपुर है बाबू। एक छोट का रचना आपके सामने, गोरखपुर से रिलेटेड है, संबंधित। रिश्ता गल के लाभ हानि बन गईल, शहरीन के कुल मकान अब दुकान बन गईल। मुर्दा ठठा के हंस रहल अपने मजार में, सब सोच चढ़ल भेंट यहाँ कुल बाजार में। हिरना के दौड़ धूप अब देखल न जात बा, बस भागी रहल बा सभे अपने लौजार में। गोड़े से पेट बीच कहीं रार ठन गईल, शहरीन के कुल मकान अब दुकान बन गईल। नीचे बा तोल मोल छते लोग रहत बा, संबंध के दीवार यहाँ रोज ढहत बा। परिवार के अब व्याकरण बदले लगल यहाँ, बुढ़वा कपार पीट के चुपचाप सहत बा। सोना मढ़ल चाकू यहाँ सीना के हन गईल, शहरीन के कुल मकान अब दुकान बन गईल। सगरो समान एक जगह बेमिसाल बा, शहरीन के सीना फार यहाँ कई माल बा। एक दाई बोल के बस देख ली यहाँ, गर्मा गर्म सब चीज बा, सच हूँ कमाल बा। भीजल न हाथ गोड़ कुछ मछरी ले छन गईल, शहरीन के कुल मकान अब दुकान बन गईल। लइका बा पढ़निहार कुछ दुलार कैल जा, लइका बा पढ़निहार कुछ दुलार कैल जा। कुछ होमवर्कवा बचल तैयार कैल जा, कापी किताब और जूताऊ कहाँ बा, ताजा बना के आज चमत्कार कैल जा। चौका या लंच बॉक्स में एक रार ठन गईल, शहरीन के कुल मकान अब दुकान बन गईल। साहित्य की कोई भी विधा हो, वो हमारे मन को खुशी से भर देती है, उसको प्रसन्न कर देती है। मन प्रसन्न तो हम स्वस्थ, लेकिन स्वास्थ्य को बना करके रखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आजकल खाने पीने की हर चीज़ में मिलावट है, चाहे रासायनिक खादों की हो या कीटनाशकों की हो। आज की ज़रूरत है जैविक खेती। उपाध्यक्ष बीज प्रमाणीकरण संस्थान के राधेश्याम सिंह जी हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि जैविक खेती के लिए कौन कौन सी सुविधाएं सरकार ने दी हैं।
दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर से आप सभी किसान साथियों को प्रणाम करता हूं। एक बड़े मूल विषय पर आज हमको दूरदर्शन ने आमंत्रित किया, वो सामरिक विषय है। दुनिया जानती है कि अभी हाल ही में आप सब कोरोना महामारी से निपटे हैं। सामने संकट एक और खड़ा है इस देश पे कि कोरोना महामारी जैसी एक बीमारी और है जो रसायन उर्वरकों से खेतों में जा रहा है, खेतों से पौधे में जा रहा है और पौधे से मानव के शरीर में जो जा रहा है वो बहुत ही हानिकारक हो रहा है। ऐसे में हमारी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने बड़ा साफ स्पष्ट उल्लेख किया कि किसानों का जैविक खादों से संबंध बनाया जाए ताकि जो बढ़ रही बीमारियां इस देश से भगें। इसके तहत जैविक खाद बनाने के लिए और उस पर दिए गए सरकार द्वारा कौन कौन सा उनको अनुदान दिया जा रहा है, कैसे किस रूप में दिया जा रहा है, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। सरकार ने देखा कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, स्थितियां खराब हो रही हैं। ठीक वैसे जैसे कोरोना महामारी जब आई तो महामारी में लोगों को बताना पड़ा कि आप मास्क लगा के चलें, हाथ को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। ठीक उसी तरह से एक महामारी का रूप लेता चला जा रहा है। किसानों में रसायन का उर्वरक इस्तेमाल करना, कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना, उसका प्रभाव जब पौधे पर जा रहा है, पौधे दाने पर जा रहे हैं और दाने से हम सब उसको अपने पेट में डाल रहे हैं, वही असर जो पौधे पर जा रहा है वही असर जहर का और दवा का हमारे शरीर पर पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। सरकार के संकल्प पत्र में है, सरकार इस पर ख्याल कर रही है और चाहती है आप सबको कि जैसे भी हो आप सब उर्वरक, रसायन उर्वरक, अंधाधुंध कीटनाशकों का प्रयोग बंद करें। आप अपने खेतों में सिर्फ जैविक खादों का प्रयोग करें। उसके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है, नमामि गंगे एक योजना है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत यूपी में गंगा नदी के किनारे जो बसे हैं गांव, उन किनारे के खेतों में हम जैविक खादों का प्रयोग करें। उसने क्लस्टर स्कीम तैयार की है। हर 50 एकड़ में, वो चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या चाहे किसी समूह का हो, उन पर सरकार 50 एकड़ पर 50,000 रुपये आपको अनुदान दे रही है। ऐसे में अगर आप चाहें तो छोटे स्कीम से भी उस अनुदान का उपयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा खेती करेंगे और खेती से जो भी पैदा होगा उसे आप अपने हिसाब से, कहीं उसमें व्यय इसलिए दिया जाता है कि आप उसको खर्च करेंगे, उसका प्रचार और प्रसार करेंगे, आप अपने ही घर जैविक खाद पैदा करेंगे, आप उसको अपने खेत में डालेंगे, चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे कपास हो, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, हर चीज में डालेंगे, साग सब्जी में भी डालेंगे। अगर ऐसे से आप उपयोग करते हैं तो आपकी कीमत मार्केट में दुगने से भी ज्यादा लोग देने के लिए तैयार है। इस नाते सबको पता है कि जो रसायन डाला जा रहा है, जो जहर डाला जा रहा है, उसका सीधा प्रभाव पड़ा है। डॉक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया, लेकिन अभी इसका ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया हमारे देश में। मैं कहना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि जैसे भी हो हमारे किसान भाई, अनुमान यह है कि अगर किसान गांव-गांव लग गया तो थोड़ी 2 साल तक हमें सांस ये लेना पड़ेगा कि अच्छी आय हमारी नहीं हो पाएगी। ये मैं मानता हूं। इसलिए कि जैविक खेती का जब हम उपयोग करेंगे तो इसमें जो पहले से प्लाटों में खाद हमारे पड़े हुए हैं, जहरीली दवाएं हमने डाल रखी है, हमने रासायनिक उर्वरक डाल रखा है, उसका असर उन पौधों पर पड़ता है और उन पौधों से हम पशु को खिलाते हैं। जब पशुओं को हम देते हैं तो पशु भी उसे अपने में पचाता है और जब डाइजेस्ट करता है गोबर में, तो गोबर में भी कुछ अंश उसका रहेगा। इसलिए 1 साल तक तो हम उसको जब तक इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बहुत तो रसायन उसमें पड़ ही जाता है, लेकिन ठीक 2 साल के बाद अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इसका कोई असर नहीं रह जाएगा और जैविक खाद बहुत बढ़िया होगा। जैविक खाद के लिए हमारी सरकार एक और व्यवस्था की है।
वो चाहती है कि किसान स्वतः या तो अपने बनावे या समूह के रूप में किसान उसे बनाओ। किसानों को उसने एक एक टैंक बनाने के लिए जो जमीन के गड्ढे में नहीं होगा, अभी किसी से हमारी चर्चा चल रही थी, उन्होंने कहा गड्ढा गड्ढा नहीं है, इसलिए कि वो 7 फीट लंबा होगा और 3 फीट चौड़ा होगा, जमीन के प्लेन पर होगा। हम उसके बॉर्डर को 1 फीट ऊंचा करेंगे और उसमें हम केचुआ डालेंगे और केचुआ डालने के बाद उसको हम गोबर में भी मिला देंगे। केचुआ उसी गोबर को खाएगा और अपना उससे जो बाहर निकालेगा उसके द्वारा उसे एनपीके निकलेगा बाहर। एनपीके माने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों निकल के उस गोबर में मिल जाएंगे। वो एक बहुत बढ़िया खाद तैयार होगा। अभी हाल ही में एक पशु अनुसंधान उत्तर प्रदेश में है, उसके एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने एक गोपाल केचुआ तैयार किया है। वो बहुत बढ़िया केचुआ है, बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से वो केचुआ एनपीके बना रहा है। सबसे बढ़िया तो वो केचुआ इस मामले में है कि उसके द्वारा निकला हुआ जो है उसमें कुछ एनपीके की मात्रा बढ़ जा रही है। वो भारत वर्ष ने विकसित किया, उसको बना के क्रॉस करके तैयार किया है। ऐसी स्थिति में चाहे आप अकेले बनावें, 7 बाई 3 1 फीट ऊंचा गोबर और केचुआ डाल के बना सकते हैं। अगर आप व्यवसायिक दृष्टि से भी बनाना चाहे तो 10, 20, 25, 50 समूह के रूप में बनावें और खाद तैयार करके उसे मार्केट में आप बेच सकते हैं। और अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। इस कोरोना महामारी में हम सभी को अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखना होगा, लेकिन हमें 3 बातों का पालन जरूरी से करना होगा। एक तो हमें मास्क पहनना होगा, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना होगा या साबुन पानी से धोना होगा, और साथ में 2 लोगों के बीच में सुरक्षित दूरी का इस्तेमाल करना होगा। और अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर कुछ जानकारियों के साथ और मनोरंजन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा, नमस्कार। Towering high above the city of Jodhpur stands proud Mehrangarh, chiseled out of a rock, or so it appears. The ramparts of the fort are more than 120 meters high, and one can see on a clear day right all the way to the horizon. It is said when there is no haze, you can even catch a glimpse of Kumbhalgarh, another mighty fort which is about 120 kilometers away. There are thick walls of the fort and many impregnable gates that protected this fort against invaders. About 320 kilometers from Jaipur, the Mehrangarh Fort of Jodhpur in Rajasthan is ranked high among the most majestic forts of India. It is built on a high hill, and the tall ramparts are raised straight up from the hard rocks. Thick walls stretching out give the impression of a shield that could foil any invader. Stories of valor and chivalry of the rulers of Jodhpur are entwined with the fort's history.
Because Mehrangarh towers over the city, you wake up to it. Everywhere in Jodhpur, you wake up and you see the fort. So could you imagine 300 or 400 years ago when it stood on the trade route from Afghanistan into India, that it would have been a beacon just to locate yourself, to navigate your way across the Thar Desert. Jodhpur was founded by the Rathore Rajputs, who had moved into the comparatively secure desert from Kannauj, where the pressure of foreign invaders was becoming unbearable. One of them, Rao Jodha, established a new kingdom. The rulers of Jodhpur soon made a special place for themselves in the Marwar region and obtained high-ranking positions in the Mughal court. The beauty of Mehrangarh Fort really is its location. It towers over the environment as this absolutely spectacular height, and it's really the only mountain in the entire area. And so to conceive hewing the fort out of that mountain, and then it really controls the entire environment. There's a sort of sacred belief that you rule all that you can see. The walls of this fort, built on a 100-meter-high hill, are based on hard, flat rock. Adequate arrangements have been made to protect it. Rectangular towers are built on strong, high walls. It was almost impossible for the enemy to conquer this fort.